नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो जुमे की नमाजों के बाद 2 दिन 2 शुक्रवारों को जो हिंसा हुई। ऐसा ऐसा जान पड़ रहा है कि कानपुर में वो प्री ट्रायल था। प्री ट्रायल से मतलब है कि कानपुर के पे हमला करके, चंदेश्वर हाथे पर हमला करके सिर्फ वो देखना चाहते थे कि वाकई में इसका रिएक्शन के कितना होगा। हालांकि पुलिस ने तुरंत कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगले जुमे को उन्होंने और 4-5 डिस्ट्रिक्ट कवर किए, जिसमें प्रयागराज की हिंसा एक बड़ी हिंसा है। इसके अतिरिक्त एकत्रीकरण बुलंदशहर में हुआ, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो दारुल उलूम का था या देवबंद में था। फिरोजाबाद में कुछ हिंसाएं हुई, मुरादाबाद में एकत्रीकरण हुआ, मेरठ में भी कुछ ऐसा काम हुआ। हालांकि पूरे देश में लगभग 14 स्थानों पर हुआ, जिसमें रांची में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, कलकत्ते में 3 लोगों की मृत्यु हुई। पुलिस ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए गोलियां तक चलाईं। लेकिन उत्तर प्रदेश में के खिलाफ, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी इस समय कम्युनिस्ट मीडिया के टारगेट हैं, कम्युनिस्टों के टारगेट हैं, और सब जान रहे हैं कि सबको झुकाया जा सकता है, सबको कहीं न कहीं घसीटा जा सकता है, लेकिन योगी जी को नहीं घसीटा जा सकता। योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। उनका साफ कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं और कतई नहीं। सबके साथ न्याय होगा और सबके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि ये योगी जी का अपना नारा है, उनका अपना स्टाइल है। उनका ये भी स्टाइल है कि दोषियों को किसी भी रास्ते से नहीं बचने दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो उन्होंने किया उस पर ही उतना मुकदमा करके छोड़ देंगे। किसी भी रास्ते से जो भी हुआ, जहाँ से भी घटनाएं हुई, जहाँ से सूचनाएं, जिस प्रकार से भी सूचनाएं, उन सभी में मुकदमे होंगे और उन सबको पकड़ा जाएगा। उन्होंने बड़ा नेक्सस पीएफआई का पकड़ा भी है। हयात की गिरफ्तारी के बाद हयात ने अपनी जो मौलाना अली जौहर फैंस एसोसिएशन करके जो उसकी एसोसिएशन थी, जिसकी फंडिंग पीएफआई वगैरह कई संगठनों से हो रही थी, और उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए भी मिले हैं। उसमें उसका बयान आ गया है कि कुछ बिल्डर्स जो कानपुर में रहते हैं, उन्होंने उसको फंडिंग की थी और उन बिल्डर्स के फंडिंग पर ये सब कुछ हुआ था। अब बिल्डर्स के फंडिंग पर तो बात जहाँ तक आती है, तो वो वही बात सही हो रही है जो मैंने पहले दिन कही थी कि इसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस है और यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टियों का बहुत बड़ा गेम है। चूँकि पाकिस्तान का निर्माण कानपुर में उसमें कानपुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए वो जो बिल्डर इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या एनिमी प्रॉपर्टीज़ पर कंस्ट्रक्शन करके उसको बेच रहे हैं, हो सकता है कि ये वही बिल्डर हों और इन्होंने हयात को फंडिंग करके ये कहा हो कि इतना डिस्टर्बेंस हो जाए कि पुलिस या प्रशासन ये कंस्ट्रक्शन की तरफ से अपना दिमाग हटा ले, एनिमी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से दिमाग हटा ले और हिंसा पर वो इंगेज हो जाएगा। क्लैशेस अगर हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं तो लंबे समय तक रहने वाले हैं, तब तक वो अपना पैसा उनको बेचकर निकाल लेंगे। इसलिए हयात का जो स्टेटमेंट आया, उसने साफ कहा है कि मेरे पास तमाम तरह की फंडिंग पूरे देश से आती थी, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कानपुर के शामिल हैं। दूसरा, प्रयागराज के मामले में अब जो मीडिया ने चलाना शुरू किया आफरीन फातिमा के माध्यम से, आपको याद होगा मैंने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन वो टूटने जा रही थी उसी दिन मैंने कहा था कि आफरीन फातिमा का नाम लेकर कुछ कम्युनिस्ट मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया है। और जब लिखना शुरू कर दिया तो मैं उसी दिन आपको आगाह किया था कि अब इस पर कुछ बड़ा होने वाला है, कम्युनिस्टों की तरफ से ये मुद्दा लिया जाने वाला है। कम्युनिस्टों ने वो मुद्दा लिया, जेएनयू में प्रदर्शन चालू हो गए, जामिया मिलिया में लोग कहते हैं प्रदर्शन चालू हो गए, लेकिन वो मामला सामने तब आया जब कम्युनिस्ट मीडिया ने खुलकर ये कहना शुरू किया कि शी वॉज एन एक्टिविस्ट। वो एक एक्टिविस्ट है और एक्टिविस्ट का घर तोड़ दिया गया। साथ में ये भी कहा गया, अब तो ये कहा जाने लगा कि जो घर है वो घर अभियुक्त की पत्नी का है, नाना की तरफ से, अभियुक्त की ससुराल तरफ से वो मिला था, ससुराल पक्ष से वो घर मिला था, उसकी पत्नी के नाम से था, बच्चे एक्टिविस्ट हैं और बच्चे जेएनयू में पढ़ते हैं या जेएनयू से कांटेक्ट में हैं, और इन बच्चों पर ज़बरदस्ती इनको घर से अलग किया जा रहा है। वो टैक्स जमा करती थी, वो पानी का टैक्स जमा करती थी। शायद उनको ध्यान नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। घटना बाद में हुई प्रयागराज की, उससे पहले 10 मई को ही
उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको नोटिस कर दिया था कि ये जो मकान है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो हम आपको नोटिस जारी करते हैं, 15 दिन के अंदर उस पर आप जवाब दीजिए, और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उस पर जवाब दीजिए और क्लैरिफाई करिए कि आपका मकान लीगल है। दूसरी बात, जहाँ तक ये कही जा रही है कि उसका टैक्स जमा होता था, वाटर टैक्स जमा होता था, तो एक बात बिल्कुल निश्चित है, बहुत सारे केसेस में ऑनरेबल कोर्ट कह चुका है कि नगर निगम या जल संस्थान को जो पेमेंट आता है या जो पेमेंट किया जाता है उसका लीगैलिटी और ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं होता। जो मौजूदा समय पर वहाँ पर मौजूद है, जो उस स्थान पर है और जो बिजली पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जो वहाँ सीवर का इस्तेमाल कर रहा है, उससे पेमेंट लिया जाता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि किराएदार भी बैठा होता तो किराएदार देता है, हम जानते हैं ट्रस्ट पर ट्रस्टी या कोई और बैठा होता है तो वो देता है। कुल मिलाकर आप टैक्स जमा करते हैं, कुल मिलाकर आप बिजली का कनेक्शन उस पर लिए हुए हैं या पानी का कनेक्शन लिए हुए हैं, वो कहीं से भी लीगलिटी की बात नहीं करता, ये सभी रसीदों में लिखा भी होता है। तो फिर जो टैक्स जमा किया जा रहा था नगर निगम को, उसके मामले में आपको याद होगा कि करोल बाग 2007 में करोल बाग साइड में मैं कहूँ राजेंद्र प्लेस, दिल्ली में बहुत बड़ी कॉलोनियाँ गिरा दी गई थी। उन लोगों का सभी का कहना था कि सालों से ये बनी हुई हैं, हम नगर निगम को इसका हर्जाना वो टैक्स देते हैं, ये इसका मेरा कब्जा है, बिजली पानी का कनेक्शन है, ये है वो है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि नगर निगम अगर आपसे पैसा लेता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको ओनरशिप ग्रांट कर रहा है, और नगर निगम के जो अधिकारी पैसे ले रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी इंक्वायरी सेटअप होगी। लेकिन नगर निगम अगर इनोसेंसी में ले रहा है, आपका पोजीशन है, इनोसेंसी में ले रहा है, तो नगर निगम के अधिकारी दोषी नहीं होंगे। लेकिन नगर निगम की कोई भी रसीद या सरकार की कोई भी रसीद किसी भी इल्लीगल चीज़ को लीगल नहीं कर सकती। इल्लीगल को लीगल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, या तो उस पर बाकायदा रेजोल्यूशन पास हो और रेजोल्यूशन पास होकर उसका कानूनी व्यवस्था करे, नहीं तो कोई टैक्स ले लेना, बिजली का कनेक्शन ले लेना, पानी का कनेक्शन दे देना, ये कहीं से भी ऑथराइज नहीं करता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये कह के घेरने का प्रयास हो रहा है प्रयागराज में कि भाई उसकी पत्नी का कनेक्शन है, आप उसकी पत्नी के पीछे क्यों पड़े, उसकी पत्नी का घर है, ससुराल से उसका मायके से मिला है, आप अभियुक्त के बिहाफ पर उसको क्यों कर रहे हैं। जैसे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये जो बिल्डिंग उसने डेमोलिश की है, ये बिल्डिंग अभियुक्त के बिहाफ पर करी है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अभियुक्त जो दंगे में दोषी है उसको गिरफ्तारी हो गई, उसके खिलाफ अलग मुकदमा चल रहा है। कोइंसिडेंटली चूंकि 1-1.5 महीने पहले से ये बिल्डिंग डेमोलिशन के ऑर्डर हो चुके थे, चांस भी दिया जा चुका था, नोटिस जारी हो चुका था, तो इसमें ओनर कौन है ये प्रश्न नहीं है। इसमें बात ये आती है कि जो कोई भी इसके कब्जेदार हैं उन्होंने क्या ये कंस्ट्रक्शन लीगल करवाया है। तो किसी के भी कब्जे के आधार पर आप ओनरशिप नहीं बना सकते। नगर निगम ने नोटिस इसीलिए आपको जारी किया था कि आप अपनी बात को कहें आगे। तीसरा एक और गंभीर विषय आया है जिसमें पुलिस के ऊपर scroll.in नाम की एक वेबसाइट ने, हम जानते हैं कि कम्युनिस्टों का ग्रेट कम्युनिस्ट, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया को कवर करते हैं, और scroll.in के मामले में ये भी लोग कहते हैं कि इनकी बड़ी फंडिंग होती है खाड़ी देशों से और तमाम तरह के कम्युनिस्ट कंट्रियों से या कम्युनिस्टों की तरफ से, और ये ऐड पर नहीं चलते, इनका काम दूसरे तरह का है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें, द वायर चलती है, एनडीटीवी चलती है, स्क्रॉल, क्विंट, प्रिंट, पता नहीं कौन कौन से, ऐसे बहुत सारी वेबसाइटें। सिर्फ इनका इतना काम होता है कि जो भी हकीकत है वो हकीकत अगर उनको सूट ना कर रही हो तो वहाँ पर जाएं और कई तरह की बातें करने के बाद जो उनके मतलब का वहाँ मिले उसको लाकर छाप दें और इंटरनेशनल मीडिया को वो मैटर दे दें, इंटरनेशनल मीडिया उस विषय को लेकर चल पड़े। जैसे कानपुर हमले में मुकेश नाम का व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज करवाई, ऐसा कहते हैं, पूरी मीडिया कह रही है कि वो एफआईआर एक डिटेल्ड एफआईआर है और बड़ी गहराई से लिखी गई एफआईआर है। अब मुकेश का सर फूटा था, मुकेश का सर ऐसे फूटा था कि वो गेट पर खड़ा था, एक आदमी आया, उसने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मुकेश, तो सामने वाले ने उसके एक पत्थर मार दिया सर पर मुकेश नाम पूछकर, और उसके बाद हमले शुरू कर दिए, और उसके बाद पूरा प्रकरण हम सब जानते ही हैं।
चूंकि वो घायल हो गया, उसके दिमाग में क्लॉट जमा हुआ है, उसके एमआरआई कुछ दिन पहले हुई, उसके क्लॉट जमा हुआ है और वो अभी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी परिस्थिति में मुकेश के पास कम्युनिस्ट मीडिया यानी कि scroll.in पहुंचा। scroll.in में 4-5 लोग थे, एक महिला भी थी। बाई चांस की बात है, मैं भी उस समय वहीं पर था और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। वो लोग हमसे भी मिले थे, बहुत बार बार वो गहराई से पूछने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मुकेश के बिहाफ पर उन्होंने वो हम लोगों से जो चर्चा हुई उस पर एक शब्द नहीं लिखा। जो भी वो 2 घंटे चर्चा की, एक शब्द नहीं लिखा क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन मुकेश के बिहाफ पर उनको मिल क्या गया कि मुकेश का कहना है, ये जो स्क्रॉल ने छापा उसके बाद हमने पता करने की कोशिश की, वहाँ लोगों से पूछा फ़ोन करके कि भैया क्या स्थिति है, क्या ये ऐसे करके scroll.in वहाँ आया था, उसने मुकेश से शायद बात की है। वहाँ लोग थे, 4-5 लोग पत्रकार लोग टाइप के आए थे, उसमें एक महिला भी थी, तो क्या हुआ? तो उन्होंने मुकेश से पूछा, मुकेश ने कहा, और उन्होंने पूछा या कुछ लोगों ने कहा कि उसी दिन ये बात की पता लग गया था, उसी दिन मुकेश ने पूरी बात बताई थी। क्या हुआ था कि पहले वो लोग आए, आने पर वो मुकेश से मिले जाके, मुकेश से उन्होंने कहा, मुकेश ये वहां आम चर्चा में है, मुकेश से उन्होंने कहा देखो तुम फंस जाओगे, तुमको टारगेट कर लिया जाएगा और तुम्हारे नाम से एफआईआर, ये कहा गया कि तुम्हारे नाम से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और एफआईआर बहुत गहराई से लिखी गई है। तुम अगर एफआईआर में डिनाई नहीं करते या एफआईआर से थोड़ा सा तुम बचते नहीं हो तो तुम फंस जाओगे, बहुत बुरे फंसोगे, इसलिए तुमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। बाद में घूमकर वही लोग आए और उन्होंने, कहते हैं कि जो लोग आए उनके साथ एक महिला भी आई, उसने फिर पूछा तो मुकेश ने बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट दिया जैसा वो पहले से बता कर गए थे। उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बेहोश था या मेरे तो चोट लगी हुई थी, मैं सेंस में नहीं था, किसने एफआईआर लिखवाई है मुझे ये भी मालूम नहीं है और एफआईआर में क्या लिखा गया ये भी मुझे मालूम नहीं है। जब वो महिला वो एफआईआर पढ़ रही थी तो कहा ये इसको जानते हो? तो उसने कहा कि घटना तो मुझे मालूम है, ये सच है, यही है, लेकिन मैंने एफआईआर नहीं लिखवाई, मैं तो होश में ही नहीं था और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मेरे नाम से एफआईआर है। पहले उसको इस तरह से बरगला कर गए कुछ लोग और बाद में वो घूम कर आए और उससे इस तरह का स्टेटमेंट लिया, उससे बिना पूछे उसकी तस्वीर ली और उसकी पत्नी की तस्वीर लेकर स्क्रॉल में आज दिखाई दिया कि आज स्क्रॉल में उसको निकाल दिया गया। आप सोचिए कि क्या क्या करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें लिखा गया है scroll.in में ये कहा गया है, लिखा गया है कि मुकेश ने ये बताया, जबकि पुलिस ये कह रही है कि मुकेश विक्टिम है, मुकेश की एफआईआर हमने दर्ज की है, मुकेश के नाम से एफआईआर पर हमने कार्रवाई की है, लेकिन मुकेश ने साफ डिनाई कर दिया है कि उसको इस घटना के बारे में कोई बात पता नहीं है। अब घटना के बारे में अगर पता नहीं है तो उसका सिर कैसे फूटा हुआ है, उसकी एमआरआई कैसे हुई है, उसका मेडिकल लीगल कैसे हुआ है, वो हॉस्पिटल में कैसे गया है। ये तो सच है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन क्या पढ़े लिखे व्यक्ति की एफआईआर नहीं होती? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को अपनी बात पूरी नहीं बताता? क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं लिखवाता? क्या वो पुलिस के सामने अपनी बात कहता है तो पुलिस उसको पढ़कर नहीं सुनाती? कानून तो यही कहता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो फिर पुलिस के सामने घटना बताई जाए, पुलिस उसको लिख दे। जबकि हॉस्पिटल में वो एडमिट है तो ये संभव है कि हॉस्पिटल में कुछ लोग अगल बगल एडमिट हों, कुछ लोग देखने गए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी। ऐसे में मुकेश ने पूरी घटना बताई होगी और एफआईआर मुकेश के नाम से दर्ज हुई, जैसा उसने बताया वैसा लिखा गया, उसका अंगूठा उस पर लगा हुआ है। चूंकि मुकेश का अंगूठा उस पर लगा हुआ है इसलिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि मुकेश को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन scroll.in ने पूरे देश में उस मूवमेंट को, उस चीज को हल्का करने के लिए और पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस को झूठा साबित करने के लिए और जबरन फंसाने का षड्यंत्र बनाने के लिए ये सब कुछ किया। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि हयात कह रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इलाहाबाद में ये दिखाने की कोशिश हो रही है, प्रयागराज में, कि नहीं वो साहब जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का घर जबरदस्ती गिरा दिया जबकि उसकी पत्नी के नाम है। जबकि 2 अलग अलग प्रकरण हैं, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक पर पहले से नोटिस जारी था, वो टूटने वाला ही था, तब तक उस महिला के पति ने वो षड्यंत्र रचकर ये उधम मचा दिया। और इधर मैंने मुकेश का प्रकरण आपको बताया, ये सब कुछ करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, अब देखना यह है कि बाबा जी के साथ कितने लोग हैं।
मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। वो जो भी कर रहे हैं या जो भी उनके बिहाफ से होगा वो सब कुछ अच्छे परिणामों को लेकर आएगा। इसलिए ये बात पूरे देश पूरे प्रदेश को पता है कि बाबा जी गलत नहीं कर सकते, और इसमें बाबा जी तो वहां गए ही नहीं। अब पुलिस का मामला है, घटना तो सबने वीडियोस देखे हैं, सब कुछ दिख रहा है, घटना कैसे घटित हुई ये भी सब दिख रहा है, लेकिन scroll.in ने सिर्फ वो बताने की कोशिश करी जो वो एड्रेस करना चाहते थे। वो नहीं, घटना नहीं एड्रेस करना, वो एड्रेस करना चाहते थे कि पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस गलत तरीके से कर रही है, पुलिस ये सब कुछ बना रही है, ना कि घटना। अरे भाई, उसका सिर फूटा वो उनको दिखाई नहीं दिया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो उनको दिखाई नहीं दिया, कितने लोगों के हाथ पैर टूटे थे वो उनको दिखाई नहीं दिए। लेकिन उनको अगर कुछ दिखाई दिया तो और पहले से भड़का कर, पहले से उसको समझाकर, चूंकि बिना पढ़ा लिखा है, रिक्शा चलाता है, उसको पहले से समझाकर भड़काकर ये तैयार किया गया कि तुम डिनाई करना। वो अभी भी कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि मैं फंस जाऊंगा, मुझे लोग टारगेट कर लेंगे, पहले ही से मुझे मारा हुआ है, मैं तो दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, कभी उधर क्षेत्र से निकलता हूँ, मेरी फोटो देखकर मुझे हमला कर देंगे, मेरा नाम देखकर मुझे मार देंगे, मुझे उस दिन भी नाम देखकर ही, नाम पूछकर ही उन्होंने हमला किया था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो मना भी करता है, उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से कन्विंस हो सकता है इन मामलों में, और वो स्टेटमेंट भी दे सकता है। लेकिन scroll.in को तो वो स्टोरी बनानी थी, उन्होंने स्टोरी बनाकर पश्चिमी मीडिया को या खाड़ी की मीडिया को या उनके जो समविचार मीडिया रहती है उसको लेकर ये सब कुछ किया। मुझे लगता है कि हमारे देश में ये वैचारिक लड़ाई होती ही रहती है। अब ये जनता तय करती है कि इस वैचारिक लड़ाई को कहाँ तक जाने देना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।